सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैष्णोदेवी ऑलवेज एजुकेशनल। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमारा हो गया था, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कुछ एग्जांपल्स। एक्चुअली ये जो लेक्चर डल रहा है ये जेई गुरुकुल बैच के लिए डल रहा है। ये मैं इसलिए रिकॉर्डेड ले आ रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर्स जो है बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, 2 बैच का ही। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस बैच से, जेई गुरुकुल बैच से। तो मैं प्रीवियस जो भी लाइव सेशन ले आने की कोशिश किया था उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया था क्या होता है। मैं फिर से एक बार और यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है? इसका डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिखा दिया था। मैं आज आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअली होता क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा, यहाँ पे मान लो आपके पास एक चार्ज क्यू है, ठीक है। दिस इज अ चार्ज क्यू जो आपके पास है और आप इस चार्ज क्यू को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। यू आर ऑब्जर्विंग दिस चार्ज क्यू, ठीक है। अब उसके बाद आपका यहाँ पे और भी उसका सराउंडिंग में, विसिनिटी पे और भी बहुत सारा चार्जेस है। जैसे यहाँ पे कुछ है, मान लो Q1, यहाँ पे मान लो Q2 और यहाँ पे मान लो Q3, ठीक है। मान लेते हैं 3 चार्जेस है। तो यहाँ पे जो Q चार्ज है इसके ऊपर ये सारे जो अलग अलग चार्जेस है वो अलग अलग फोर्सेस अप्लाई करेगा। तो हर एक जो फोर्स है उस हर एक फोर्सेस को आपको कंसीडर करना पड़ेगा और हर एक फोर्सेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो यू वांट टू शो एवरी फोर्सेस एंड अल्टीमेटली फॉर force acting on this charge Q you have to add all these forces and the addition will be vector addition, because ये जो forces होगा ये vector होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, so I am connecting first the charges, because जो forces apply होता है, जो Coulomb's law हम पढ़े हैं, Coulomb's law, उसके अंदर हम देख चुके हैं कि जो भी Coulomb's law में जो फोर्स लगता है, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से ये है कि ये पॉइंट चार्जेस है, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर ऐसा Q1, Q2 और Q3 है और यहाँ पे Q1 Q के ऊपर चार्ज लगा रहा है, Q2 Q के ऊपर चार्ज लगा रहा है, Q3 Q के ऊपर इंडिविजुअली चार्जेस लगा रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फोर्सेस होता है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस होता है। यहाँ पे Q1 और Q है, सेम तरीके से यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग चार्जेस अप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस विल बी लाइक दिस, और जो फोर्सेस अप्लाई होगा वो इसके अलोंग ही अप्लाई होता है। तो मान लेते हैं ये Q1 जो है ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है कुछ इस तरीके से लगाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ये भी हमें पता होना चाहिए कि इस Q जो भी है, जो भी यहाँ पे चार्जेस है, इसका नेचर कैसा है। नेचर मतलब क्या ये 2 चार्ज सेम नेचर का है, क्या ये 2 चार्ज ऑपोजिट नेचर का है, क्या ये 2 चार्ज सेम नेचर का है। मतलब मान लो यहाँ पे एक प्लस Q है और यहाँ पे मान लो एक माइनस Q है, तो इन दोनों में जो फोर्सेस अप्लाई होगा वो ऑपोजिट, मतलब जो होता है वो होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस, और यहाँ पे माइनस Q अगर Q के ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, टुवर्ड्स द माइनस Q होगा, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन हो रहा है, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। सेम तरीके से रिपल्सिव फोर्स कब होगा, जब यहाँ पे एक प्लस Q होगा। तो यहाँ पे ये जो लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स आएगा ड्यू टू प्लस Q, बिकॉज दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, दे आर ऑफ सेम नेचर, एंड जब सेम नेचर होगा तब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो रिपल्सिव होगा। और जब यहाँ पे 2 अलग अलग जस्ट ऑपोजिट नेचर का फोर्सेस होगा
तब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा एट्रैक्टिव फोर्स, जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू देखें और यहाँ पे प्लस क्यू देंगे तो यहाँ पे ऑपोजिट एक रिपल्सिव फोर्स आएगा। सो यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे ये जो चार्जेस है इसका अलग अलग नेचर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट आई एम कंसिडरिंग कि Q1 और Q3 और Q2 और साथ ही साथ Q, लेट अस कंसिडर, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूं दे आर ऑल आर सेम नेचर। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूं? ऐसा आप बोल सकते हो कि सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, या बोल सकते हो कि मेरे ईज के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर अलग अलग अगर नेचर का लूँगा तो फोर्सेस अलग अलग हो जाएगा, तो वो आप समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पे नेचर अलग अलग होगा, जस्ट ऑपोजिट नेचर होगा तो एट्रैक्टिव फोर्स आएगा, जस्ट सेम नेचर होगा तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स आएगा। ये तो बेसिक चीज़ है, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, उस चीज़ पे हम एम्फोसाइज नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी क्यू के ऊपर चार्ज लगेगा वो नेट फोर्स होगा, उसके ऊपर एडिटिव नेचर होगा ऑफ द ऑल फोर्सेस ड्यू टू ऑल डिफरेंट इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम एम्फोसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगा, लेट सपोज दिस इज F ऑन Q ड्यू टू Q1। यहाँ पे पहले जो चार्ज लिखा हुआ है F ऑन Q ड्यू टू Q1, तो पहले जो चार्ज लिखा जा रहा है, इस चार्ज का मतलब है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद जो चार्ज लिखा जा रहा है इसका मतलब है इसके द्वारा ड्यू टू दिस चार्ज द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस फर्स्ट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे एफ क्यू और ऑन Q1 हो गया। यहाँ पे सेम तरीके से एफ मान लेते हैं एफ क्यू ऑन Q ड्यू टू Q2, ठीक है। सेम तरीके से Q3 है तो इसके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा काम जो भी होगा, तो यहाँ पे इस तरीके से एफ ऑन Q ड्यू टू Q3। दिस इज द थ्री फोर्सेस which are acting on Q due to individual three charges named Q1, Q3 and Q2, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, इस पर्टिकुलर Q पॉइंट पे तीन चार्ज अप्लाई हो रहा है, थ्री फोर्सेस आर अप्लाइंग ऑन Q, तो इसका एक नेट फोर्स होगा, तो F नेट ऑन Q ये क्या होगा? यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि F क्या है, एक वेक्टर है, तो यहाँ पे जो भी सारा फोर्सेस है वो भी वेक्टर है, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन होगा। तो F ऑन Q ड्यू टू Q1 प्लस F ऑन Q ड्यू टू Q2 प्लस F ऑन Q ड्यू टू Q3। तो दिस इज द resultant of forces acting on Q due to different charges, they are available in the vicinity of Q, ठीक है। तो यहाँ पे हम Q को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसका विसिनिटी पे जो भी चार्जेस है उस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, और उसके द्वारा उस सारा विसिनिटी पे जो चार्जेस है उसके द्वारा जो Q के ऊपर चार्ज लग रहा है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उसका एडिशन कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, और उसके बाद हमें मिल रहा है F नेट ऑन Q, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द फंडा ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बेसिक सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे नहीं है, तो आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आप नेक्स्ट प्रीवियस डे पे जो भी हुआ था अगर आप देखे हो तो उसमें आप नोट किए होंगे, सारा प्लेलिस्ट ऐड होता जा रहा है, तो उसको आप फॉलो करते रहिएगा, बढ़िया तरीके से आपका नोट्स बनता चला जाएगा, सारा प्रैक्टिस भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप अवेलेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। हाँ, फ्रीक्वेंट अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ड्यू टू माई कॉलेज क्लासेस एंड जस्ट शनि रविवार को कुछ क्लासेस में ले रहा हूँ, तो जस्ट इसको देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो आप बढ़िया तरीके से आई थिंक समझ पा रहे होंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आई एम ट्राइंग टू डू 2 क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ताकि आपको ये क्लियर हो पाए चीज़ें, ठीक है। मैं ये हेडिंग वेडिंग सब मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे आई थिंक, बट अगर अभी भी नहीं किए हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो
इसको, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल हम कुछ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। The first question is appearing to your screen. Two equal charges, ठीक है, चार्ज कितना है 10⁻³ कूलम्ब are placed 1 centimeter apart. एक्चुअली दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन ऑन कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो उसके बाद हम जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बेसिक कूलम्ब्स लॉ के ऊपर है। जो भी मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 इक्वल चार्जेस 10⁻³ कूलम्ब आर प्रेजेंट और यू कैन से प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट in medium of dielectric constant K equal to 5, ठीक है। find the interaction force between the point charges। force, यहाँ पे force ने लिखा, so force between the point charges. This is the first question, and the second question is net force on any of the charge. Net force on any of the charge. This is the second question. तो आप इसको पहले ट्राई कीजिएगा, फिर हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन के बारे में। आपको समझाएंगे बढ़िया तरीके से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो इजीली। पहले थोड़ा सा पढ़ के खुद से कोशिश करने की कोशिश करो। 2 equal charges are placed at 1 centimeter apart in medium of dielectric constant K equal to 5. Find the interaction force between the point charges, ठीक है। नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिखना चाहिए एनी ऑफ द चार्जेस, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के बेसिस पे ये प्लूरल होगा क्योंकि यहाँ पे एनी यूज हो गया है। जो भी हो वो हमारे डिस्कशन की पार्ट नहीं है। तो जो भी है, दिस इज द मेन सिनेरियो। आप इसको कोशिश कीजिए। आई थिंक आप कोशिश कर लिए होंगे पॉज करके। अगर अभी भी नहीं किए हो तो डेफिनेटली करो। आई एम स्टार्टिंग द सॉल्यूशन प्रोसेस। सो यहाँ पे देखो, 2 चार्ज पहले बना लेते हैं। 2 इक्वल चार्जेस, तो 2 अलग अलग चार्ज है, 2 इक्वल चार्ज है लेकिन 2 डिफरेंट चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो Q है, यहाँ पे Q है। Q का वैल्यू कितना है 10⁻³ कूलम्ब। फिर क्या बोल रहा है 1 सेंटीमीटर अपार्ट पे है इन मीडियम। सो यहाँ पे इसमें जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमीटर। और इसका जो K है, K क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो वीडियोस ऑलरेडी लेक्चर्स ऑलरेडी जो हो गया है उसके अंदर। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फाइंड द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। तो इसमें जो इंटरैक्शन फोर्स है उसको हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है। हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस। सो यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसका पहले फॉर्मूला आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको ये करना पड़ेगा। बेसिकली फंडा यही है कि फॉर्मूला सोचना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यूज़ हुआ है, तो आप देखिएगा अगर इसको आप SI में करोगे तो 1 सेंटीमीटर को आपको 1 मीटर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बाकी सारा कुछ ये तो कूलम्ब में ही है। तो आप बेसिकली कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यूज़ करो और निकाल दो। अब याद रखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो भी मेंशन किया है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरैक्शन फोर्स बोल रहा है। तो यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ यूज़ करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब इंटरैक्शन फोर्स यूज़ होगा ना, जब
हम इंटरैक्शन फोर्स को यूज़ करेंगे उस टाइम पे हम यहाँ पे बेसिकली मान रहे होंगे एज्यूमिंग क्या मानेंगे, फ्री स्पेस। तो जब भी बोला जाएगा कि इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, सारा डेटा आपको दिया गया है, तो बेसिकली आपको मानने को बोल रहा है कि फ्री स्पेस मानो, ख़त्म करो बात, फॉर्मूला लगाओ, कूलम्ब्स लॉ का ख़त्म करो। तो F इक्वल्स टू, तो फर्स्ट केस में जो होगा A आप बोल सकते हो, F इक्वल्स टू क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K इक्वल टू यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको यूज़ करना है एप्सिलॉन नॉट व्हेन देयर इज मेंशन्ड दैट यू हैव टू फाइंड इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो मतलब आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे फ्री स्पेस मानना पड़ेगा, इसलिए आप एप्सिलॉन नॉट यूज़ कर रहे हो, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका जो वैल्यू आता है वो 9 × 10⁹, फिर आपका यहाँ पे यूनिट आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ के फॉर दिस केस, जो फर्स्ट जो हमारे सिचुएशन है उसके अंदर। तो यहाँ पे रखो बेसिकली वैल्यू, तो 9 × 10⁹, और Q1 की वैल्यू यहाँ पे Q1 और Q2 सेम है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2, इसका वैल्यू है 10⁻³ कूलम्ब। तो यहाँ पे आप बेसिकली रखो 10⁻³ इंटू 10⁻³ मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आएगा क्या, नीचे आएगा आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे कितना है, बेसिकली आप देखोगे 1 सेंटीमीटर है, तो इसको आपको मीटर पे ट्रांसफर करना पड़ेगा 10⁻² मीटर। ठीक है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसका भी करना पड़ेगा स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्म। इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे तो बेसिकली आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -6, तो -6 + 4 -2, और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 × 10⁷ आई थिंक दिस इज द आंसर, एंड द यूनिट विल बी न्यूटन। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट केस सॉल्यूशन। हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। ठीक है, आई थिंक आप नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट केस में। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट केस। तो आप याद रखिएगा जो इंटरैक्शन फोर्स बोल रहा है, तो उस केस में आपको फ्री स्पेस मानना पड़ेगा, फ्री स्पेस मान के आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से आप देखिएगा, व्हाट इज सेइंग इन द सेकेंड पार्ट, नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो आप उसमें भी फोर्स निकाले, इसमें भी फोर्स निकाले। अब ये जो दो चार्ज है जिसके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ये Q है, ये Q है, Q का वैल्यू 10⁻³ कूलम्ब है, इतना तो हमें बोल दिया है ना, और K की वैल्यू है 5। K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो दो डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे Q चार्ज, इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, कोई भी एक चार्ज देखो बोल रहा है एनी ऑफ द चार्ज, कोई भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है। तो इसका मतलब ये मान लेते हैं इस चार्ज के ऊपर हम ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट चार्ज, तो एक ही तो यहाँ पे विसिनिटी पे चार्ज है ना, इसके रेस्पेक्ट में इसके जस्ट बगल में जो चार्ज है ये एक ही चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड ओनली 2 चार्जेस, और हम एक ऑलरेडी उसके ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बाकी क्या रहा, एक ही तो चार्ज रहा। तो उसी बेसिस पे इसके ऊपर जो ये चार्ज अप्लाई करेगा दैट विल बी द नेट फोर्स फॉर Q, और सेम तरीके से इस तरफ भी Q है, तो इसके ऊपर जो ये फोर्स लगाएगा दैट विल बी द नेट फोर्स फॉर Q, मीन्स द नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस विल बी द फोर्स दैट विल बी अप्लाइड बाय द चार्ज विच इज इन दी विसिनिटी, और यहाँ पे विसिनिटी पे एक ही चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब ये दोनों ही क्या है, 10⁻³ कूलम्ब है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, मेंशन्ड कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। मैं अभी बताया कि जो नेचर होगा, जो नेचर अगर सेम है, दोनों का ही अगर सेम नेचर का चार्ज है, तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होता है। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स इस तरीके से आएगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स इस तरीके से आएगा। मैं इसका कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग दिस, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है
कि नेट फोर्स और एनी ऑफ द चार्जेस, मैं इसको कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या चल रहा है, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है जो इधर आ रहा है, ठीक है। दिस इज फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू क्यू, मान लेते हैं इस तरीके से। हमें निकालना है ये वाला फोर्स, तो यहाँ पे एफ नेट ऑन एनी चार्ज इज इक्वल्स टू एफ ऑन क्यू ड्यू टू क्यू। इसका मतलब कितना होगा, अब याद रखिएगा यहाँ पे आपको मीडियम भी मेंशन करना, जो किया है उसको भी यूज़ करना है। तो मतलब k इक्वल्स टू जो 5 है, तो यहाँ पे मीडियम यूज़ करना है। प्रीवियस प्रॉब्लम में इंटरैक्शन फोर्स पूछ रहा था, उस केस में हमें फ्री स्पेस मानना है, लेकिन यहाँ पे नहीं मानना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब ये k और ये k डिफरेंट k है, ठीक है। दिस इज k, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये k और ये k दूसरा मतलब अलग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हम यूज़ नहीं करेंगे, क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीडियम है। तो मीडियम के लिए मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके साथ एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। दिस इज यूज्ड फॉर दिस केस, जब यहाँ पे मीडियम यूज़ हो रहा है। जब यहाँ पे मीडियम यूज़ हो रहा है तब हमें k इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना है, क्योंकि दिस मीडियम इज नॉट फ्री स्पेस। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है k इक्वल टू 5 है, फ्री स्पेस के लिए k इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट बेसिकली वैल्यू रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप रखो k की वैल्यू 5 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको आई थिंक पता होगा 8.85 समथिंग होता है, ठीक है। तो 8.85 इंटू, अब ऐसे भी कर सकते हो कि बेसिकली हमें इतना तो पता ही है कि k को अलग रख दो और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है ना, प्रीवियस प्रॉब्लम में जो था वही होगा। तो इसका वैल्यू था 9 इंटू 10⁻7 न्यूटन। जस्ट आपको क्या करना है, 9 इंटू 10⁻7 को 5 से डिवाइड करना है, जो आएगा दैट विल बी द आंसर, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, आई थिंक यू कैन कैलकुलेट 1 और यहाँ पे 1.8 आई थिंक, ठीक है। यस ऐसे ही होगा। सो 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन, दिस विल बी दी एफ नेट ऑन क्यू। तो क्यू के ऊपर जो एफ नेट आएगा वो आएगा 1.8 इंटू 10⁻7। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 18 इंटू 10, अब यहाँ पे इंटू 10 करोगे तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, तो 18 इंटू 10⁻6 न्यूटन, ठीक है। जो भी हो, आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आपका ऑप्शन में कुछ दिया गया है तो उस हिसाब से आपको मैनिपुलेट करके आंसर को टिक करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम जो आपका यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये एकदम बेसिक फॉर्मूला है। आपको इंटरैक्शन फोर्स केस में फ्री स्पेस मानना है, और बाकी जो केस है नॉर्मली उसमें आपको करना है जहाँ पे आपको इंटरैक्टिव फोर्स या इंटरैक्शन फोर्स नहीं निकालने को बोल रहा है। आपको बेसिकली आपको सारा कुछ फंडा दिया गया है, आपको निकालना है। तो उस केस में आपको नॉर्मली जैसे भी आप चल रहे थे उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सो अगर अभी भी अगर आप नोट नहीं किए हो तो डेफिनेटली पॉज करके नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्रैश कोर्स में, लेकिन ये एक डेफिनेटली एक डेडिकेटेड कोर्स है, तो उस केस में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपका बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। और बेसिक जो भी चीज़ है बेसिक समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक क्लियर रहना चाहिए, तभी आप आगे जाके आपको हेल्प होने वाला है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, बोला है 2 स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q on each of them are suspended through 2 light insulating string of length L from a point। मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, आप डिक्टेट कर रहा हूँ, तो उसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। बेसिकली बोल रहा है कि यहाँ पे एक m है, यहाँ पे एक m है। ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसका जो चार्ज है वो q है दोनों के लिए, ठीक है। दोनों के लिए ही चार्ज q है, और यहाँ पे इसको एक जगह से इस तरीके से रखा गया है, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एंगल थीटा मेड बाय एनी ऑफ द स्ट्रिंग विच वर्टिकल
अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा लिख रहा है क्वेश्चन में कि दिस सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम रहेगा। अब इक्विलिब्रियम का बेसिक फंडा क्या होता है, एफ नेट इक्वल टू 0। अगर इसके ऊपर देखोगे तो इसके ऊपर जो एफ नेट लगेगा वो 0 होना चाहिए। सेम तरीके से इसके ऊपर देखो, ये एक सिमेट्रिक चीज़ है, इधर भी जो चीज़ है इधर भी सेम चीज़ है। तो हम कोई भी एक लेके अगर चलेंगे उसके ऊपर एफ नेट 0 करेंगे तो उस केस में ये भी होगा, जस्ट मिरर इमेज होगा, सारा जो भी फोर्सेस होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक अगर बॉल को लेके चले तो डेफिनेटली कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर से एक बार इसको डिक्टेट कर रहा हूँ। 2 स्मॉल बॉल्स ईच ऑफ मास m एंड चार्ज q ऑन ईच ऑफ देम आर सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट इंसुलेटिंग स्ट्रिंग। लाइट मतलब इसका मास नहीं है, लाइट स्ट्रिंग है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, और इंसुलेटिंग है, इसके ऊपर चार्ज कोई फ्लो कर नहीं सकता है। बेसिकली इसके ऊपर चार्ज इंटैक्ट रह रहा है, इसको ही डिफाइन कर रहा है। फिर बोल रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एंगल थीटा। तो थीटा की एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा जहाँ पे आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, ये बोल दिया गया। देखते हैं कितना टाइम है मेरे पास, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, पर ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करा के आज एंड करूँगा। अब देखिए पहले क्या करना है, अब यहाँ पे जो एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं बेसिकली इस तरीके से। और ये जो थीटा है ये कौन सा थीटा है ये भी बोल दिया गया है। फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेशन फॉर एंगल थीटा मेड बाय एनी ऑफ द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। ठीक है, ये जो वर्टिकल है इसके साथ कोई भी स्ट्रिंग जितना एंगल कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा की बात कर रहा है ये इस थीटा की बात कर रहा है। दिस इज एक्चुअली थीटा। एक वर्टिकल कितना एंगल कर रहा है स्ट्रिंग के साथ, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ये स्ट्रिंग इस वर्टिकल के साथ, दिस इज वर्टिकल ना, तो इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल कर रहा है, तो यही होगा थीटा। ठीक है, तो दिस इज द थीटा, और आपको इस थीटा की एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारा फोर्सेस डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसमें क्लास 11 का भी थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए आपका, कि कोई भी एक स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर एक लगता है टेंशन, और टेंशन होता है हमेशा गोइंग फ्रॉम, या आप ऐसे बोल सकते हो कि गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, मतलब अगर ये बॉडी है तो इसके जस्ट ऑपोजिट, मतलब इससे निकलेगा जो भी टेंशन रहेगा उससे निकलेगा। सेम तरीके से अगर कुछ ऐसा मान लो, जैसे हम पुली का प्रॉब्लम करते हैं ना, उसके अंदर वो होता है, जैसे कुछ ऐसा है, तो इस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो उसको ऊपर में धकेल रहा है, सेम तरीके से इसको भी ऊपर में धकेल रहा है। तो दिस इज द एक्चुअली टेंशन डायरेक्शन इस तरीके से होता है। अगर आपको पता नहीं तो इससे आप लर्न कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दिस इज द एक्चुअली टेंशन फोर्स। और भी चीज़ है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे मास भी इंक्लूडेड है। मैं ऑलरेडी डिस्कस आपका कर चुका था कि जो मास होता है वो चार्ज के साथ रहेगा, इसका कोई बात नहीं है। मतलब कोई भी एक बॉडी है, उसका अगर मास है तो उसके अंदर चार्ज होगा ही, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। हम नहीं बोल सकते कि उसके अंदर मास है मतलब उसके अंदर चार्ज रहेगा, नहीं। बट हम ये ज़रूर से बोल सकते हैं कि किसी बॉडी के अंदर अगर आप चार्ज रखे हो, चार्ज उसके अंदर घुसा दिए हो, तो उस पर्टिकुलर बॉडी का एक मास ज़रूर से होगा। चार्ज ऑलवेज लाइक स्टे विथ मास। तो मास अगर उसका होगा, मतलब चार्ज अगर उसका होगा तो मास ज़रूर से उसके अंदर है, तो उसके अंदर मास मान लेते हैं m। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है क्वेश्चन में। तो ये अगर मास m है तो इसके ऊपर जो मतलब इसका जो वेट लग रहा है, बेसिकली दिस इज द वेट, जो अर्थ जो उसको खींच रहा है वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, दिस इज एक्चुअली mg, ये होता है mg। ठीक है, तो आप अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कोई भी एक बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं, इसका मतलब है उस बॉडी के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, उसको हम एक ही जगह पे दिखा रहे हैं। और उसके बाद अगर हम इक्विलिब्रियम करना तो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उससे इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है,
तो मान लेते हैं दिस इज द बॉडी, ठीक है, ये है आपका बॉडी, दिस इज द बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर आप क्या कर रहे हो, आप फोर्सेस मतलब फोर्सेस डिफाइन कर रहे हो। दिस इज द टेंशन, दिस इज mg एंड यहाँ पे एक और चीज़ लगेगा, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कूलॉम्स फोर्स भी लगेगा, क्योंकि दो चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस है, पॉइंट चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। देखिएगा ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, सेम नेचर का है। तो दिस इज फोर्स लाइक F ऑन Q ड्यू टू Q, यहाँ पे इसको हम F लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रखो F बेसिकली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल है दिस इज थीटा, इसका मतलब ये एंगल भी होगा थीटा, दिस विल ऑल्सो बी थीटा। सो यहाँ पे जो ये एंगल है दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है, ये एंगल होगा थीटा। अब यहाँ पे आपको कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट तोड़ना आना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर। मान लो इस तरीके से आपको कोई भी फोर्स लग रहा है, कोई भी फोर्स मान लो r है, तो वो फोर्स का नाम, और यहाँ पे एंगल है थीटा, तो इसका मतलब दिस डायरेक्शन पे जो r का कंपोनेंट आएगा वो कुछ ऐसा होगा, दिस r cos थीटा। सेम तरीके से इस डायरेक्शन पे जो उसका फोर्स, उस फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा वो होगा r sin थीटा। सेम तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आएगा t cos थीटा, और इसका जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आएगा t sin थीटा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस t का हमारा अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि t को हम क्या कर दिए हैं, दो कंपोनेंट पे तोड़ दिए हैं। तो दिस इज t cos थीटा एंड दिस इज t sin थीटा, ये f है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे रोल आता है दिस वर्ड, इस वर्ड का रोल आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इसके अंदर जो भी फोर्सेस लग रहा है उसका नेट जो होगा वो जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये फोर्स इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप बेसिकली इस डायरेक्शन को x मान लो, इस डायरेक्शन को y मान लो, और यहाँ पे x डायरेक्शन और y डायरेक्शन पे दोनों फोर्स को इक्वल कर दो। तो इसका मतलब t sin थीटा इक्वल टू होगा f और t cos थीटा इक्वल टू होगा mg। ये जो हमने किए हैं ये अलोंग x डायरेक्शन किए हैं, x डायरेक्शन, और ये जो हमने किए हैं ये हम अलोंग y डायरेक्शन किए, ठीक है। दिस इज टू बेसिक थिंग जो हमारे पास निकल के आ रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे आप tan थीटा आपको दिख रहा होगा, t कैंसिल होगा क्योंकि t यहाँ पे गिवन नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया था ना वहाँ पे t गिवन नहीं था, तो t को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो तब दिक्कत है, एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा। f क्या f आप फाइंड कर सकते हो डेफिनेटली, q पता है, इसके बीच में डिस्टेंस भी आपको पता होगा, फिर और कुछ ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, फ्री स्पेस मान के आप कर सकते हो। अगर मीडियम दिया गया तो उसका भी कुछ ना कुछ म्यू दिया रहेगा, क्या होता है वो परमिटिविटी दिया रहेगा, नहीं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, तो आप f को कैलकुलेट कर सकते हो। mg इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, m तो दिया गया है, g इक्वल्स टू 9.81 होता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो, तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब है टी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको आपको ओमिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ यू कैन ओमिट दिस टी। जस्ट आपको क्या करना है, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, तो 1/2 कर दो। आई एम डूइंग 1/2, क्या होगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई एम जी। टी कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई एम जी। आप देखिएगा जो आपका क्वेश्चन था उसका आपका आंसर मिल गया है। किस तरीके से आपको बोला गया था टी का एक्सप्रेशन निकालने को, देखो आप टी का एक्सप्रेशन निकाल दिए हो, एफ आपका नोन है, एम जी आपका नोन है, इससे आप इसको निकाल दिए हो इजीली। दिस इज द फंडा, और ये था क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिखाया। और आने वाले दिनों में फिर से आगे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, और जो भी है एक दो क्वेश्चन अगर हो सके तो उसको करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इस तरीके की वीडियो इसमें मिलता रहेगा, लेक्चर्स मिलता रहेगा, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिलता रहता है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लेना, ऐसा एजुकेशनल पर्पस पर अगर आपको वीडियो देखना है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।